हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको संसद के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। संसद से संबंधित आज कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा की संरचना का अध्ययन हम करेंगे और इसके साथ साथ ये भी अध्ययन करेंगे कि लोकसभा में जो स्थान हैं, सीट्स हैं, उनकी संख्या का आधार क्या है, उनका मापन कैसे होता है, उनका निर्धारण कितने समय पर होता है और कैसे होता है, ये किस तरह का सदन है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, लोकसभा के इनिशिएटिव पावर क्या हैं, इन सारी बातों के अध्ययन के साथ साथ संसद के सदनों की अवधि यानी लोकसभा का कार्यकाल क्या है, लोकसभा क्या कार्यकाल के पहले भंग हो सकती है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा क्या कभी भंग हो सकती है, या राज्यसभा के एक सदस्य का क्या कार्यकाल है, इन सारे बातों को अध्ययन में शामिल करेंगे। तो आज हम संघ की विधायिका संसद के प्रथम सदन, निम्न सदन, उत्तरदायी सदन या अस्थायी सदन, जिसे हम लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जानते हैं, इसका अध्ययन करेंगे और लगभग आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं संघ की विधायिका संघ की विधायिका संसद, पार्लियामेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये बताया कि संसद के दो सदन होते हैं, एक सदन का नाम लोकसभा, एक सदन का नाम लोकसभा होता है और एक सदन का नाम लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, इसे ही हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपुल। और दूसरा सदन है राज्यसभा, दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा, इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा के संबंध में लास्ट वीडियो में हमने इसके कई सारे प्रश्नों को हमने उद्धृत किया और इसके प्रश्नों को यहाँ कई बार हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं संसद क्या है। संसद संघ की विधायिका है। विधायिका किसकी है? संघ की है। विधायिका क्या होती है? विधायिका वह निश्चित स्थान होती है जहां पर व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है या समय समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। तो विधायिका कानून निर्माण करने वाली वह संस्था है जहां पर कानूनों का निर्माण होता है या समय समय पर आवश्यकता और परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है उसमें संशोधन किया जाता। परंतु जब विधायिका संघ की हो तो इससे तात्पर्य क्या है कि संघ की सूची पर यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने वाली संस्था का नाम ही संघ की विधायिका या संसद है। संघ की सूची पर कानून बनाने वाली संस्था का नाम ही क्या है? संसद है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, संघ की विधायिका किस सूची पर कानून बनाती है? यूनियन लिस्ट पर। संघ की सूची पर यूनियन लिस्ट पर। यूनियन लिस्ट क्या है, इसके विषय में हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों या विषयों का विभाजन लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक पहली सूची है संघ सूची, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया गया है और इस पर कानून निर्माण करने का अधिकार संघ की सूची पर किसी भी प्रकार के कानून निर्माण करने का अधिकार संसद है और संघ की सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया जाता है।
ये याद रखना है। इसका राज्यसभा को हम द्वितीय सदन के भी नाम से जानते हैं और द्वितीय सदन के विषय में हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे जो आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है। राज्यसभा का एक बृहद उल्लेख हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। आज हम लोकसभा को अध्ययन करेंगे। लोकसभा का अन्य नाम फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन, या निम्न सदन, लोअर हाउस, इसे हम दूसरे नाम लोअर हाउस, या उत्तरदायी सदन, रिस्पॉन्सिबल हाउस, उत्तरदायी सदन, ऐसा नाम क्यों लिया जाता है, इसका क्या कारण है, इसका भी हम उल्लेख करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। अपने गठन की तारीख से 5 वर्ष के लिए लोकसभा गठित होती है, परंतु 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 5 वर्ष के पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, अतः इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इसके सारे कारणों का उल्लेख करने से पहले यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, जिसका उल्लेख हमने, यदि आपने राज्यसभा या राज्यसभा की संरचना का अध्ययन नहीं किया है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को अपलोड करके, जिसमें हमने अपलोड किया है, उसका अध्ययन करके आप इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं लोकसभा। वास्तव में लोकसभा को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कहा जाता है। यह एक ऐसा सदन है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन भी कहा जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि लोकसभा की संरचना के अंतर्गत इसके जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों की जो संख्या है, वह संख्या प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्धारित की जाती है। ऐसा संविधान के प्रारूप के अंतर्गत है। इनके सदस्यों की संख्या अधिकतम वर्तमान में 552 है, यानी लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। नॉट मोर देन 552 मेंबर्स इन हाउस ऑफ पीपुल, बट प्रेजेंटली वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वह 543 प्लस 2 है। प्लस 2 से तात्पर्य है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत, एक शब्द मेरा याद रखिए, मनोनीत करना अनिवार्य नहीं है, नॉट कंपल्सरी। मनोनीत किया जा सकता है, और वो भी कब, याद रखिए, if the county member of the Anglo-Indian is not sufficient in House of People, then the two Anglo-Indian member are nominated by President in House of People. यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की संख्या लोकसभा में पर्याप्त नहीं है, if they are not sufficient in House of the People, then 2 Anglo-Indian member are nominated by President. तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण, लोकसभा में ये जो सदस्यों की संख्या है, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अतः इन लोकसभा को जनता का प्रत्यक्ष सदन माना जाता है। लोकसभा को जनता का प्रत्यक्ष सदन माना जाता है, जहां पर
जनता सीधे डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अपने अपने राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही अपने राज्य के विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य को उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अतः राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन माना जाता है, इसको याद रख लीजिए। अब हम आते हैं कि ये लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम है, या वर्तमान में जो इतनी संख्या है, ये संख्या का आधार क्या है? इन संख्या का आधार क्या है? याद करिए, इनका आधार है जनगणना। जनगणना के पश्चात जनसंख्या, जनगणना के पश्चात जनसंख्या, यानी ये एक जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किए जाते हैं। क्योंकि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, अतः प्रत्येक 10 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या को मापदंड मानते हुए सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया हमने 1951, 1961, क्योंकि जनगणना हमारी 1951, 1961, 1971 में हुई और 1971 से लेकर 1976 तक हमने इसको फॉलो किया। 1976 में संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की प्रक्रिया आई, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा जनसंख्या की गणना जो लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में सीटों की संख्या में वृद्धि आ रही थी, अब इसे हम सन 2000 के लिए पोस्टपोन कर दिया। परंतु 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा पुनः 2001 में हमने ऐसा संशोधन कर दिया कि अब हम 2026 तक जो लोकसभा में सीटों की संख्या है, लोकसभा में जो सीटों की संख्या है 2026 तक अनचेंजेबल रहेगी। याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ गया है परीक्षा में कि वर्तमान में लोकसभा के सीटों की जो संख्या है वह कब तक के लिए निर्धारित कर दी गई है। तो याद करिए, यह सन 2026 तक यह संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दी गई है। यानी 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो लोकसभा के सदस्यों के सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण बात और क्या है कि जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्या लोकसभा के कार्यकाल में कभी वृद्धि हुई थी? यस, इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1976 में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। तो लोकसभा अपने गठन की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। लेकिन एक और प्रश्न यहाँ याद करिए कि पहला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो निश्चित रूप से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दूसरा प्रश्न आईएएस और पीसीएस में मेंस में आता है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। जैसे
लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, अच्छे से याद करिए, केंद्र की सरकार का गठन, संघ की सरकार का गठन लोकसभा के बहुमत के ही आधार पर होता है और सरकार के प्रत्येक मंत्री अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक नीतियों के लिए, अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट लोकसभा को प्रति ही है। यानी सरकार के प्रत्येक मंत्री अपने प्रत्येक कार्य के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और याद करिए, यदि सरकार के किसी भी मंत्री के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में केवल उस एक मंत्री की ही पराजय नहीं होगी, बल्कि सरकार को या सरकार के सभी सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो यह एक सामूहिक उत्तरदायित्वता है। याद करिए, यह लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्वता जो है, ये किस कारण से है, इसको याद करना है। सामूहिक उत्तरदायित्वता का निर्धारण भारत के संसदीय शासन प्रणाली के कारण है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली का ही दूसरा नाम है सामूहिक उत्तरदायी शासन प्रणाली, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन हाउस ऑफ पीपुल इज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी स्थिति में और प्रधानमंत्री के कार्य में सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन इसलिए है, इस सीधे ये उत्तरदायी सदन के नाम से भी जाना जाता है और सरकार अपने प्रत्येक कार्य और क्षमता के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। शक्ति का परीक्षण लोकसभा में ही होता है। दूसरा, सरकार का जो बजट है, सरकार अपने प्रत्येक वर्ष के लिए आय और व्यय का जो लेखा जोखा है, अकाउंटिंग है, विवरण है, स्टेटमेंट है, वो आय व्यय का लेखा जोखा राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। अर्थात सरकार अपने प्रत्येक बजट का प्रारंभ लोकसभा से ही होता है। और आप जानते ही हैं कि जो हमारा बजट है वह या तो मनी बिल होगा, या तो फाइनेंस बिल होगा, या तो धन विधेयक होगा, या तो वित्त विधेयक होगा। और प्रत्येक धन या वित्त विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो लोकसभा की महत्ता बहुत ज़्यादा है। और यदि सरकार का बजट, चाहे वो किसी मंत्री के द्वारा लाया गया हो या शासन के किसी भी स्तर पर लाया गया हो, यदि उस लोकसभा के बजट को, यदि सरकार के बजट को वह लोकसभा पारित नहीं करती है, तो निश्चित रूप से केवल वह बजट ही पारित नहीं होती है, बल्कि ये माना जाता है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत समाप्त हो चुका है। जिस बहुमत के द्वारा केंद्र की सरकार का गठन किया गया है, अतः वह केंद्र की सरकार अपना त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है। अतः वह सरकार अपना त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान से समझिए। दूसरा, लोकसभा के पास धन और वित्त विधेयक के साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो उसकी महत्ता को इंडिकेट करती हैं। परंतु उसके पहले हम लोग ये जान लें कि
लोकसभा में जो सीटों की संख्या है या जो एक लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को हम जनसंख्या के आधार पर निश्चित करते हैं और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना या सेंसस की जाती है और प्रत्येक सेंसस के पश्चात सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। परंतु वर्तमान में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीटों का आधार किस वर्ष की जनगणना है या जनगणना का आधार वर्ष क्या है, इसको याद करिए। तो जनगणना का आधार वर्ष स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है 1971 की जनगणना, क्योंकि 71 के बाद जो भी जनगणना हुआ 81, 91, 2001, 2011, इसकी जनगणना के आधार पर हमने सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की। अतः लोकसभा में जनगणना का आधार वर्ष 1971 की जनगणना है और 1971 की जनगणना को आधार वर्ष मानकर 2026 तक हम सीटों की संख्या को यथास्थिति यथानुसार समाहित रखेंगे। दूसरी एक और है संसद सदस्यों की योग्यताएं। संसद सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 84 में है। लोकसभा की संरचना हमने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन किया हमने लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना जो संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। लोकसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। दूसरा हमने देखा कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात अनुच्छेद 82 के अंतर्गत कि लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वह सीटों की संख्या का आधार क्या है, वह जनसंख्या है और जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के पश्चात किया जाता है और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। परंतु वर्तमान में जनगणना का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या है जो 2026 तक है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, संसद के सदनों की अवधि क्या है, इसको याद कर लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अतः इसका नाम अस्थायी सदन भी है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह विश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी लाया जा सकता है, बजट की प्रक्रिया को फ्लोरनेस होने के कारण भी लाया जा सकता है। जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अतः राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो याद करिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, नेवर डिसॉल्व। काउंसिल ऑफ स्टेट इज नेवर डिसॉल्व, सो काउंसिल ऑफ स्टेट इज द परमानेंट हाउस। वन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु प्रत्येक आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और जितने सदस्य जिस स्थानों से अवकाश ग्रहण करते हैं उन स्थानों पर नए सदस्यों को निर्वाचित कर लिया जाता है। यद्यपि वे पुराने सदस्य भी अगर योग्यता उनके अंदर है तो वे पुनः निर्वाचित होने के पात्र हैं। तो इसलिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या एक साथ कभी समाप्त नहीं होती, अतः राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। दूसरा, संसद सदस्यों की जो योग्यता है, याद कर लीजिए। संसद सदस्यों की योग्यता का उल्लेख हम एक बृहद वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन है और इनके डिस्क्वालिफिकेशन का क्या आधार है। संसद के सत्र के विषय में उल्लेख करेंगे, संसद के सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति कैसे करता है, संसद के कितने सत्र हो सकते हैं, सत्रों के बीच की गैपिंग क्या है, इन सत्रों के बीच का प्रक्रिया किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। इन सारे महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। परंतु लोकसभा की संरचना और प्रत्येक जनगणना के पास सीटों की समायोजन और संसद के दोनों सदनों की अवधि, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ आपको ये बात कहनी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। थैंक यू सो मच।